दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021 माह जनवरी के जो असाइनमेंट नंबर आपके 6 आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का असाइनमेंट है इसका पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पूर्णांक 20 नंबर का है। इससे पहले भी जो आपके पिछले माह दिसंबर में असाइनमेंट आए थे दोस्तों, उनके भी हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था आपका प्रश्न क्रमांक 1 का कि वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए, और 2 नंबर का क्वेश्चन था भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, आपको शब्द सीमा दी गई है, आपको यहाँ पर देखिए 75 से 100 शब्दों के बीच आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, बस आपको क्या वीडियो को पूरा देखना है, आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वीर गाथा काल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली आपकी हो जाएगी, काव्यों में वीर रस के साथ श्रृंगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा पहली विशेषता। सेकेंड है कल्पना की प्रचुरता एवं अतिशयोक्ति का आधिक्य। इसमें क्या है, कल्पना की प्रचुरता है एवं अतिशयोक्ति का इसमें आधिक्य भी है। प्रातः काव्य का विषय शुद्ध और प्रेम, काव्य में क्या है, काव्य का जो विषय वो शुद्ध है और उसमें क्या है, प्रेम है। ठीक है, प्रातः युद्ध का सजीव वर्णन, जो आपके आदिकाल उसमें क्या युद्ध का सजीव वर्णन किया गया, ऐसा लगता है कि आपके सामने ही चल रहा हो। ठीक है, प्रातः इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा काव्य की मात्रा को अधिक है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आ वाला क्वेश्चन था उसका ये आपका आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बा वाला क्वेश्चन है, जो भक्ति काल के कवियों के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपके हो जाएंगे कबीरदास। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। काव्य रचनाओं की बात करें तो हम बीजक हो जाएगा। बीजक के दोस्तों 3 भाग हैं, एक है रमेनी, शबद, साकी, या हम बोल सकते हैं साकी, शबद, रमेनी। ये जो बीजक के 3 भाग हैं ये कबीरदास जी की रचना है। और जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, इन्हें हम निर्गुण भक्ति धारा के कवि भी मानते हैं, तो ये क्या निर्गुण पंथ के इन्हें प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा संकलन धर्मदास, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड बात करें तो ये आपके रैदास हो जाएंगे। ठीक है, रैदास की जो रचनाओं के बारे में बात करें तो ये आपकी हो जाएगी बानी। क्या हो जाएगी दोस्तों, बानी। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने आप आवाला वाला बता दिया है और बा वाला भी बता दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें दोस्तों, स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ को आपके 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आपको क्या है, एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर को क्या आपने जो 10वीं की अंकसूची की क्या आपकी खो चुकी है, तो आपको द्वितीय उसकी प्रतिलिपि मंगानी है, तो उसके लिए लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और शब्द सीमा आपकी 100 से 150 शब्द रहने वाली। चलिए इसका भी आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना होते। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको लिखना है, प्रति सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद विषय लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो विषय लिखिएगा। विषय आपको लिखना है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु के संबंध में, ये आपको विषय लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पर देखिए निवेदन है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की मेरी अंकसूची खो गई है। मैंने यह जो परीक्षा सन 2016 में दी थी। ठीक है, मुझे अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये का बैंक जो नंबर बैंक ड्राफ्ट होता है वो नंबर 37701 पर आपके नाम भेज रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना नाम लिखना है। नाम के बाद आपको लिखना है पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम हो। परीक्षा लिख लेनी है आपको, परीक्षा केंद्र का नाम भी डालना पड़ेगा, स्कूल का भी नाम डालना पड़ेगा, रोल नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तभी तो आपकी क्या द्वितीय आपकी जो प्रति है वो मिल पाएगी। जब सारी डिटेल डालेंगे तभी तो वो आपकी जो पुरानी प्रति है वो निकाल पाएंगे, उस तभी तो आपकी द्वितीय प्रति मिल पाएगी। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था आपका दिया गया था प्रश्न कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या एक गद्यांश दिया गया है, तो इसमें पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए परोपकार महत्वपूर्ण धर्म है, प्राणी मात्र के जीवन का तो यह लक्ष्य होना चाहिए, यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञात होता है। तो ये आपको पढ़ लेना। ठीक है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक आपको इस पर दिख रहा है कि इसका परोपकार ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको लिख लेना है जो आपका शीर्षक है उसमें आपको परोपकार लिख लेना है। ठीक है, परोपकार हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर आपको बताऊंगा, नोट कीजिएगा। सेकंड था प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राणी मात्र के जीवन का तो ये लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, परोपकार। प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य परोपकार होना चाहिए, तो ये आपको कर देना। सेकंड का आंसर। थर्ड है प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती, तो ये परोपकार के लिए। इसी के साथ आप ले सकते हैं पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते,
तो ये पेड़ों का परोपकार इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। चौथा है परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, उसके बाद इसको आपको पूरा पैसे पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए किंतु परोपकार, देखिए यहाँ से, यदि परोपकार किसी प्रत्युपकार की आशा में किया जाता है तो उसका महत्व क्षीण हो जाता है। तो ये आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा यहाँ से लिखकर आपको यहाँ तक लिख देना, ठीक है। 5वां दिया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो क्या है, परोपकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया था परोपकार महत्वपूर्ण धर्म है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम वृक्षारोपण पर आपको बता देते हैं, आप इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर वृक्षारोपण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, वृक्षारोपण के महत्व पर निबंध, ये हम निबंध लिख रहे हैं। पहला हो जाएगा आपका पॉइंट, वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना है, ये आपका पहला हो जाएगा। सेकेंड है पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं, सेकेंड हो जाएगा। थर्ड आता है जो कि आपका दिया गया है, यह हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं, इत्यादि तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वृक्षारोपण मदद करता है, ठीक है। प्रांग देखिए जो कि आपका दिया गया है, पेड़ पक्षियों के साथ साथ कई जानवरों के लिए भी यह आवास के रूप में सहायता करते हैं, इसे भी लिख लीजिएगा। प्रातः पृथ्वी पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के ये वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। और आगे है हमारा कि हमें ऐसा करने के लिए आप आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए वृक्षारोपण के लिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया हिंदी का कक्षा 10वीं का, जो आपका असाइनमेंट नंबर 6 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए।